वेलकम टू सर के फन डे। दिस इज़ अखिल रॉय और आज की क्लास में हम लोग स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। कुछ ये प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स रहेंगे जो कि आपके एनडीए और एयरफोर्स एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं डिस्कस करना। एक एक प्रॉब्लम को प्रॉपरली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला प्रॉब्लम जो है वो आप अगर देख पा रहे हैं तो काफ़ी सिंपल सा प्रॉब्लम है। कह रहा है कि v जो है वो हमारे पास वेरिएंस है और m जो है वो मीन है इसका 15 नेचुरल नंबर्स का। तो आप लोग जानते हैं कि 15 नेचुरल नंबर्स का सम अगर आप निकालते हैं तो टोटल सिग्मा x जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 15 इंटू में 16 डिवाइडेड बाई 2 nn+1/2 का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग मीन निकालना चाहते हैं तो हमें इसे 15 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 15 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे मीन की वैल्यू कितनी आ जाती है, 8 आ जाती है। सिंपल। चलिए वेरिएंस की बात करते हैं तो वेरिएंस हमारे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 15, यानी n नंबर ऑफ आइटम्स जो भी हमारे पास है, और यहाँ पर हम लोग सिग्मा x अपॉन में 15 का होल स्क्वायर कर देंगे। जबकि हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है तो सिग्मा एक्स स्क्वायर जो है वो सिग्मा एन स्क्वायर, यानी कि आप लोग 15 इंटू में 16 इंटू में 31 डिवाइडेड बाई 15 इंटू में 6 इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, मैं फॉर्मूला आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। सिग्मा एन का फॉर्मूला होता है nn+1/2, ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। जबकि सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6। हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज करके यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट किया, सिग्मा एक्स को हम लोगों ने ऐसे कैलकुलेट। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे 8 का स्क्वायर तो आप लोगों के पास रहेगा ही। तो हम लोग आंसर क्या करेंगे, 15 से 15 कैंसिल आउट हो जाता है, ये 2 टाइम्स कैंसिल, सॉरी 3 के टेबल में नहीं, 2 के टेबल में 3 टाइम्स कैंसिल और ये 8 टाइम्स कैंसिल। तो आपके पास आंसर आता है 248 डिवाइडेड बाई 3 माइनस के 64। आप चाहे तो कैलकुलेशन कर सकते हैं वेरिएंस की, लेकिन हमारे पास आंसर आने वाला है। आपसे बोला गया है v प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू बताइए। सो v की वैल्यू 248 डिवाइडेड बाई 3 है, माइनस 64 भी है, लेकिन जब आप इसमें m का स्क्वायर यानी मीन का होल स्क्वायर जब ऐड करेंगे तो 64 और 64 कैंसिल होकर आपका आंसर 243 बाई आ जाएगा, 248 बाई 3 आ जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर रेंज ऑफ अ सेट ऑब्जर्वेशन इतना है, तो बेटा ये याद रख लेंगे कि रेंज जो है वो अगर हम लोग इसके ऑब्जर्वेशन में प्लस सी करते हैं तो वो एक्चुअली नया वाला रेंज जो होगा वो भी हमारा एक्स के बराबर ही रहेगा, पुराने रेंज के बराबर रहेगा। यानी इट डज नॉट डिपेंड ऑन द चेंज ऑफ ओरिजिन, इंडिपेंडेंट ऑन ओरिजिन हम लोग कहेंगे। दूसरा यहाँ पर रेंज की अगर बात करें तो रेंज को अगर आप लोग सी एक्स करते हैं तो एक्चुअली ये सी मल्टीप्लाई रेंज ऑफ एक्स हो जाता है। ठीक है, यानी सी टाइम्स हो जाता है जो भी वेरिएबल का आप रेंज यहाँ पर पता कर रहे हैं। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर y बराबर 40 प्लस 3x है तो रेंज ऑफ y आपके पास कितना होना चाहिए। तो आप कहेंगे रेंज ऑफ y आपका 40 प्लस 3x के बराबर है। तो आपने क्या किया, आपने कांस्टेंट को ऐड किया जो कि 40 है, तो इसका मतलब ये रेंज ऑफ 3x के बराबर होना चाहिए। फिर आपने कॉन्टिन्यूस मल्टीप्लिकेशन किया तो आप कहेंगे 3 टाइम्स ऑफ रेंज ऑफ x के बराबर होना चाहिए। तो रेंज ऑफ x आपको कितना दिया था, 25 दिया था, तो हमारा आंसर कितना होना चाहिए, 75 होना चाहिए। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। क्लियर है, बिल्कुल सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या मिलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है कंसिडर द फॉलोइंग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके अंदर आपको मीडियन बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर x का कॉलम लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिया है। फ्रीक्वेंसी कॉलम में हमें 3 15 45 57 50 36 25 और 9 दिया है। तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का यहाँ पर कॉलम बना लेते हैं। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 3 से स्टार्ट होगी तो ये 18 बन जाएगा। यहाँ पे 50 प्लस 13 63 हो जाएगा। यहाँ पे 120 हो जाएगा, यहाँ पर 170 हो जाएगा, यहाँ पर 206 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास 231 हो जाएगा और ये 240 बन जाएगा। सो सिग्मा एफ इज ऑल्सो 240 आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बन चुकी है। अब हमारे पास अगर जो n है यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम जो है वो सिग्मा एफ होता है 240, तो हम लोग चेक करना चाहते हैं बाई 2 यानी मिड वैल्यू हम लोग चेक करना चाहते हैं। तो मिड वैल्यू आपका 120 आ जाता है।
तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में मिड वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है, आपको यहाँ पर मिल रही है। तो इसका मतलब मेरा मीडियन कौन होना चाहिए, मेरा मीडियन 4 होना चाहिए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, बिल्कुल सिंपल, यही मेरा मीडियन क्लास होना चाहिए ना, क्योंकि मेरा जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो मिड वैल्यू को होल्ड करता है। सो दैट शुड बी द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास में हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दैट इज 4, तो हमारा मीडियन 4 होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, द मीन ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4 एंड द वेरियंस इज इतना, इफ 3 ऑफ द 5 ऑब्जर्वेशन आर इतना इतना इतना, व्हाट आर द 2 अदर ऑब्जर्वेशंस। तो देखिए यहाँ पर मीन से ही रिलेटेड हम लोग बात कर सकते हैं कि सर हमें सिग्मा एक्स जो है वो हमें कितना मिल जाता है, वो 5 इंटू 4.4 मिल जाता है, यानी कितना होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय मीन। मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे, ठीक है। हम लोग फॉर्मूला लिख देते हैं, एन इंटू क्या होगा, मीन होता है, क्या होता है, एन इंटू मीन। तो आप कहेंगे सर 5 ऑब्जर्वेशन है तो 4.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा सिग्मा एक्स जो होगा वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा। वहाँ वेरिएंस की अगर बात करें हम लोग, सो वेरिएंस जो होता है वो सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 रहेगा, और माइनस मीन, मीन कितना है, मीन हमारे पास 4.4 है, इसका यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। हम लोग ऐसे देख सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे इसमें वेरिएंस के बारे में एक्स्ट्रा कोई बात करने की ज़रूरत है। हम लोग वेरिएंस की बात ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि इसने मुझे पहले 5 ऑब्जर्वेशन में से 3 ऑब्जर्वेशन जो है वो दे दिए हैं। हमें सिग्मा एक्स की वैल्यू कितनी मालूम है, 22 मालूम है, जबकि हमें पहले 3 ऑब्जर्वेशन मालूम है कि सर x1, x2, x3, x4 और x5 जो है वो हमें कितना दिया, 22 दिया हुआ है, यानी टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें से पहला ऑब्जर्वेशन 1 है, अगला 2 है, अगला 6 है। तो हमें x4 और x5 की वैल्यू बतानी है। तो हम लोग हिडन ट्राई लगा सकते हैं, 6 + 2 8 और 9 अगर उधर से कम कर देंगे तो x4 और x5 के जो टोटल सम है वो 13 होना चाहिए। तो 13 हमें कहीं पर ही नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर, क्योंकि आपको बचे हुए अदर 2 ऑब्जर्वेशन बताने हैं जिनका सम हमें कितना मालूम है गाइज, जिनका सम हमें 13 मालूम है। सो ऑप्शन नंबर बी ही इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द क्लास मार्क्स इन अ फ्रीक्वेंसी टेबल आर गिवन बिलो। ये आपको क्लास मार्क्स दिए हुए हैं, तो आपको क्लास इंटरवल बताने हैं। देखिए क्लास इंटरवल बताने हैं भाई, 5 जो होगा वो किसका मिड पॉइंट होगा, 3 और 7 का होगा, हाँ जी होगा। 7 और 13 का मिड पॉइंट होगा, जी हाँ होगा। 13 और 17 का मिड पॉइंट होगा, 15, हाँ जी होगा। तो ये मुझे ठीक लग रहा है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे देख सकते हैं कि सर ये 2.5 और 7.5 का मिड पॉइंट होगा, हाँ जी ये भी होगा। 1.5 और 8.5 का होगा, ये भी हो सकता है। तो हम लोगों को क्या पूछा जा रहा है, आपको ये देखना है कि सर यहाँ से लेके पहले क्लास मार्क और दूसरे क्लास मार्क के बीच में गैप कितना है, 5 का गैप है। कितना गैप है बेटा, 5 का गैप है। इसका मतलब मुझे ये देखना है कि कौन सी क्लास हाइट 5 की है। इसकी क्लास हाइट बेटा 4 की है, सो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इसकी क्लास हाइट नोटिस करेंगे तो इसकी क्लास हाइट 5 की है, तो ये आंसर हो सकता है। इसकी क्लास हाइट नोट करेंगे तो इसकी क्लास हाइट 6 है, तो ये नहीं हो सकता। इसकी क्लास हाइट नोट करेंगे तो इसकी क्लास हाइट भी 6 है, तो ये भी नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। मैं फिर से समझा देता हूँ कि एक्चुअली मैं क्या बोलना चाहता हूँ, कि आपका क्लास मार्क जो है वो 5 के बाद 10 है, 10 के बाद 15 है, 15 के बाद हमारे पास 20 है। तो आपका गैप कितने का आ रहा है, 5 का। तो इसे हम लोग क्लास हाइट बोलते हैं, कितना बोलते हैं, क्लास हाइट बोलते हैं 5 का। तो अगर आप क्लास इंटरवल्स देखते हैं तो क्लास इंटरवल पहले वाले में 4 आ रहा है, अगले वाले में 6 और अगले वाले में भी 6, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर क्या दिया जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है कि अरिथमेटिक मीन ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन इज 60, यानी कि अगर मैं सम निकालना चाहूंगा सिग्मा एक्स तो मैं सीधा 60 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 600 आ जाएगा। फॉर्मूला वही पुराने वाला कि मीन जो होता है, कौन सा फॉर्मूला, मीन जो होता है वो सिग्मा एक्स अपॉन में एन होता है। आप यही फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट सिग्मा एक्स निकाल सकते हैं। फिर वो बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन फ्रॉम 50 इज 5000। तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन चाहिए, यानी वो कह रहा है कि सभी एलिमेंट्स का 50 के साथ डेविएशंस का स्क्वायर देखा जाए तो वो हमारे पास कितना है, 5000 है। अब ध्यान से देखेंगे, मैं अगर इसको एक्सपैंड करता हूँ तो ये एक्सपेंशन कैसा बन जाएगा, ये एक्सपेंशन बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस 2500 माइनस आपको कितना मिल जाएगा, 52 या 100 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स मिल जाएगा, और ये आपके पास 5000 है।
तो हमें सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू नहीं मालूम है, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं। ये 2500 हो जाएगा, जिसका समेशन अगर आप निकालते हैं तो आपको मल्टीप्लाई बाई कितना करना पड़ेगा, 10 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू कितनी है, 10 है। क्यों? क्योंकि जब आप सिग्मा 1 करते हैं तो वो आपके पास n के बराबर आता है, ठीक है। तो इसलिए हमें मल्टीप्लाई 10 करना पड़ेगा, माइनस ये 100 टाइम्स ऑफ सिग्मा एक्स है बेटा। सिग्मा एक्स का मतलब क्या हो जाता है, सिग्मा एक्स का मतलब हो जाता है 600, तो हम लोग यहाँ पे 600 लिख देंगे, एंड दैट शुड बी इक्वल टू 5000 हो जाएगा। सो व्हाट इज सिग्मा स्क्वायर? सिग्मा स्क्वायर आप बोलेंगे कि यहाँ पर 60,000 आ जाता है, यहाँ पे 25,000 आ जाता है, यानी 35,000 आपका सम यहाँ पर बनेगा, जो कि उधर जाके ऐड हो जाएगा तो आपके पास 40,000 आ जाएगा। ये सिग्मा एक्स का स्क्वायर आपके पास आ जाता है। तो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन मांगा जा रहा है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर मांगते हैं तो हम लोग अंडर रूट में वेरिएंस निकाल देंगे। सो वेरिएंस इज सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में n माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में n का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास 40,000 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई n अगर हम लोग बात करते हैं 40,000 को अगर हम लोग n से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 10 आ जाता है, और माइनस अगर हम लोग मीन देखते हैं तो मीन हमें 60 दिया था, तो 60 का स्क्वायर यानी कि 3600 का स्क्वायर आ जाएगा, यानी 60 का स्क्वायर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले 60 का स्क्वायर लिख देता हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर 60 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, तो दिस इज लाइक ये हमारे पास 4000 माइनस 3600 आ जाएगा, जो कि एक्चुअली आपको 400 बचाएगा, जिसका स्क्वायर रूट आपके पास 20 आ जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? यहाँ पर फॉर्मूले कौन कौन से यूज हो रहे हैं, मैं फॉर्मूले अगर आप लोगों को बताऊं तो इन सिंपल यहाँ पर जो समेशन ऑफ एक्स के लिए ये मीन का फॉर्मूला यूज हो रहा है, ठीक है, नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ये मीन का एक फॉर्मूला यूज हो रहा है जिसको हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई किया इस जगह पर। फिर हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यूज़ किया, जिसको हम लोगों ने यूज़ किया ये 2500 को 10 से मल्टीप्लाई करने के लिए। फिर हम लोगों ने यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ किया, ये वाला फॉर्मूला। ये 3 फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हमें खत्म करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x इज -6, ये बहुत ही अच्छा सवाल है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ y ऑन x जो है वो -6 दिया है। रिग्रेशन कॉफिशिएंट ऑफ x ऑन y जो है वो आपको नहीं मालूम है, तो इसे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। जबकि को रिलेशन कॉफिशिएंट जो है वो आपको -1/2 दिया है, तो एक ही फॉर्मूला इनके बीच में रिलेटेबल रहता है, तो r की वैल्यू by(x) मल्टीप्लाई में bxy का अंडर द रूट होता है। तो यहाँ पर आप लोग कहेंगे सर -1/2 का बराबर कितना हो जाएगा, ये -6 मल्टीप्लाई बाई bxy आ जाएगा। तो स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट को स्क्वायर में बदल देते हैं तो दिस विल बी 1/4 एंड दिस विल बी -6 इंटू में bxy आ जाएगा। तो bxy की वैल्यू हो जाती है -1/24। सो देखिए हमारे पास आंसर यहाँ पर ऑब्वियसली अवेलेबल है। सो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर इज 42, व्हाट आर द फिफ्थ। अब देखिए सिंपल सा लॉजिक है, मैं इस क्वेश्चन को ज़्यादा भिड़ूंगा नहीं। मुझे पता है मीडियन जो होता है वो एवरेज होता है मिडिल ऑब्जर्वेशंस का, ठीक है, किसका? मिडिल ऑब्जर्वेशंस का एवरेज होता है। तो मिडिल ऑब्जर्वेशन हमारे पास x+1 है और क्या है, और x+3 है, ठीक है, x+3 और इसका एवरेज अगर निकाल दूंगा तो मेरे पास 42 आ जाता है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप कैसे भी कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा एवरेज ही निकालना था ना सर, तो 42 इसका एवरेज तो नहीं होता, 42 इसका एवरेज नहीं होता, 42 इसका भी एवरेज नहीं होता, 42 इसका एवरेज होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर। बस इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में अगर आप दिमाग लगा रहे हैं तो बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं ज़रूरत है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द मीडियन ऑफ द नंबर्स। ये नंबर्स आप लोगों को दिया गया है, तो मीडियन के लिए मुझे इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला नंबर आपके पास 4.8 आ जाता है नेगेटिव का, फिर 0 आ जाता है, फिर मुझे 2.3 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे 3.5 दिखाई दे रहा है, फिर मुझे 3.9 दिखाई दे रहा है, एंड उसके बाद अगर देखें तो हमें उसके बाद 4.6 नज़र आ रहा है, उसके बाद 5.2 नज़र आ रहा है, उसके बाद 6.1 नज़र आ रहा है, उसके बाद हमारे पास कौन सा नंबर नज़र आ रहा है? 61 के बाद 7.6 नज़र आ रहा है,
7.6 के बाद हमें बड़ा नंबर 8.2 नज़र आ रहा है, देन 9.3 नज़र आ रहा है एंड देन 12.7 नज़र आ रहा है। यानी कितने ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? ऑब्जर्वेशन गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देयर आर टोटल 12 टर्म्स हैं, तो 2 मिडिल टर्म होंगे। कौन कौन से बेटा? 5 यहाँ से छोड़ दो, तो ये दोनों मेरे मिडिल टर्म्स होंगे। ये दोनों, आप चाहे तो अंदाज़ा लगा लो, ये दोनों मेरे मिडिल टर्म्स होंगे। तो मेरा जो मीडियन होना चाहिए वो इन्हीं दोनों मिडिल टर्म्स का एवरेज होना चाहिए। यानी 4.6 और 5.2 को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 9.8 का ऐड हो जाएगा, यानी कि 4.9 मेरा मीडियन होना चाहिए। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 4.9। क्लियर है? ठीक है, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग द फार्मूला विच ऑफ द फार्मूला। देखिए फार्मूला याद रखेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो हम लोग डिराइव कैसे कर सकते हैं? भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ढूंढना है तो अंडर द रूट में हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा एक्स स्क्वायर को एन से डिवाइड करते हैं, माइनस सिग्मा एक्स को हम लोग एन से डिवाइड करके होल स्क्वायर कर देते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो अंडर द रूट तो रहेगा ही, सिग्मा एक्स स्क्वायर जो रहेगा वो आप कैसे ढूंढेंगे? एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन बाई 6 रहेगा, लेकिन n से आप डिवाइड कर रहे हैं तो n इंटू 6 हो जाएगा, तो ये n से कैंसिल हो जाएगा। अंडर रूट को कंटिन्यू रखते हैं, माइनस ये सिग्मा x को ढूंढना है तो n इंटू एन प्लस वन बाई 2 रहता है, तो 2 के साथ n है तो इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये n से n कैंसिल हो जाएगा। यानी ओवरऑल सेंस में आपके पास क्या बचता है यहाँ पर? ओवरऑल सेंस में आपके पास n प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6 बचता है, माइनस यहाँ पे n प्लस वन इंटू एन प्लस वन अपॉन में 4 बचता है आपके पास। सो इफ़ यू टेक कॉमन n प्लस वन बाई टू, अगर आप n प्लस वन बाई टू कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास 2n प्लस वन बाई थ्री बचता है, माइनस n प्लस वन बाई टू बचता है। ठीक है, इसे और अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको n प्लस वन बाई टू मल्टीप्लाई में ये आ जाता है 4n प्लस टू, वो आ जाता है 3n प्लस माइनस थ्री, तो n माइनस वन अपॉन में 6 आपके पास ओवरऑल बचता है, जिसे आप प्रॉपरली लिखेंगे तो आपको n स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 12 बन जाएगा। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज n स्क्वायर माइनस वन अपॉन में 12 का अंडर रूट। सो ऑप्शन नंबर बी मस्ट बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कुछ ऐसा दिखा बेटा। इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए मैं कहूँगा आप n की वैल्यू ज़्यादा जोर न लगाते हुए 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं। हम लोग n की वैल्यू 2 ले लेते हैं। सो अगर हम n की वैल्यू 2 लेते हैं तो हमें x की वैल्यू 0 दी गई है, 1 दी गई है और 2 दी गई है। तो फ्रीक्वेंसीज हमें कितनी दी गई है? फ्रीक्वेंसीज हमें 1 दी गई है, और 2 लेते हैं तो 2c1 हमारे पास 2 होता है और 2c2 हमारे पास 1 होता है। तो आपसे पूछा जाता है अरिथमेटिक मीन बताइए, तो अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? बेटा देखो मैं फिर से एक बार इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाता है तो आपको नहीं समझ में आएगा। हम लोगों ने x लिया जिसमें हम लोगों ने 0 लिया, 1 लिया और 2 लिया, ये एलिमेंट्स ले लिए। इसके फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें दिए गए हैं 1, ये देखिए यहाँ पर 1 दिया गया है। ठीक है, और आपको क्या दिया गया? NC1 दिया गया, यानी 2C1 हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू आपने 2 लिया है, और अगली फ्रीक्वेंसी 2C2 हो जाएगा। सो 1 तो 1 ही होता है, 2C1 2 हो जाएगा और 2C2 भी 1 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे fx हो जाएगा 0, 2 और 2, यानी सिग्मा fx हमारे पास कितना हो जाता है? सिग्मा fx हमारे पास 4 हो जाता है। तो अगर हमें मीन निकालना है तो मीन हम लोग सिग्मा fx अपॉन में x लिख देंगे, सॉरी सिग्मा fx अपॉन में n लिख देंगे। सो सिग्मा fx हमारे पास 4 है और n कितना है बेटा? n हमारे पास कितना है? 4 है। देख लो चाहे तो सिग्मा f हमारे पास कितना है? 4 है। तो 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पर सिंपल बेसिक पे अगर बात करें, ठीक है, कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, यानी कि हमारा आंसर कितना आ रहा है? बेसिकली n के कंपैरेटिवली उसका आधा आंसर आ रहा है, यानी 1 आ रहा है। अगर आप n की वैल्यू रखते हैं तो ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है, ये भी आंसर गलत है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आप लोग इसे घर में चेक करेंगे n की वैल्यू 3 रखकर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन हम लोगों को कैसा देखने को मिलता है कि वेरिएंस आपको 20 ऑब्जर्वेशन का 5 दिया गया है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। अब देखो वेरिएंस जो होता है वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है, यानी वेरिएंस x प्लस सी जो रहेगा वो वेरिएंस x के बराबर रहेगा। लेकिन वेरिएंस को अगर आप किसी कांस्टेंट c से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो c स्क्वायर टाइम्स हो जाता है पुराने वेरिएंस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों ने वेरिएंस को सभी ऑब्जर्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा आंसर 9 टाइम्स ऑफ वेरिएंस ऑफ x हो जाएगा।
यानी 9 टाइम्स ऑफ पुराना वेरिएंस हमें 5 दिया गया था, तो ऑलवेज आंसर विल बी 45। सो आंसर हमारा कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, सो दिस इज लाइक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन मुझे देखने में लग रहा है। द मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वॉज फाउंड टू बी 20। ये कह रहा है कि ऑब्जर्वेशन हमारे पास 100 थे, तो उस वक्त मीन मेरा कितना था, उस वक्त मीन मेरा 20 था। लेकिन लेटर इज गॉट फाउंड दैट द 4 ऑब्जर्वेशन वर इनकरेक्ट, दैट इज 21, 21, 18 और 20। ये हमारे पास कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं 0, ये हो जाते हैं 80। तो इनका एवरेज कितना हो जाता है, इनकरेक्ट एवरेज। इनकरेक्ट एवरेज यानी कि इसको हम लोग बोल सकते हैं रॉन्ग डेटा, ठीक है। रॉन्ग डेटा का इनकरेक्ट एवरेज अगर आप निकालते हैं तो 4 डेटा थे, टोटल सम इतना था, 20 का ही था। तो इनकरेक्ट एवरेज कितना हो जाएगा, 20, और मेरा ओरिजिनल एवरेज कितना था, 20। अब ये कह रहा है कि अगर हम लोगों ने पुराने एवरेज में से सभी इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस को अगर हम लोगों ने ओमिट कर दिया यानी हटा दिया, तो बेटा आपका पुराना एवरेज भी 20 था और आप हटा भी क्या रहे हो, पुराना एवरेज 20 का ही हटा रहे हो, तो मेरा नया एवरेज जो आएगा वो भी 20 का ही रहेगा। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है बेटा। कौन सा एवरेज का कॉन्सेप्ट है, वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेटेड एवरेज क्या कहता है, वेटेड एवरेज ये कहता है कि सर एक्स बार जो होगा, नया वाला एक्स बार जो होगा वो पुराने वाले एक्स बार को मल्टीप्लाई बाई पुराना नंबर कर दो प्लस नया बार जो है, इस बार हम लोग माइनस कर रहे हैं, है ना, तो माइनस करेंगे न्यू एवरेज जो रॉन्ग वाला है उसको नंबर ऑफ रॉन्ग से माइनस कर मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई यहाँ पर एन नॉट माइनस एन डब्ल्यू कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये दोनों नंबर्स बिल्कुल सेम है तो हमें बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने कहा सर ये भी 20 है, यहाँ पर हमारे पास 100 आइटम्स हैं, मैं फॉर्मूले बेसिस पे करके बता रहा हूँ, 100 आइटम्स हैं, ये भी 20 है, यहाँ पर 4 आइटम्स हैं, डिवाइडेड बाई आप 100 माइनस 4 करेंगे तो आप लोग लिखना है 20 मल्टीप्लाई 96 डिवाइडेड बाई 96, तो कैंसिल होकर देखिए आंसर आपका वेटेड एवरेज 20 ही आ जाता है। क्लियर। चलिए, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जाता है, अगेन वेटेड एवरेज का क्वेश्चन है कि 150 स्टूडेंट्स क्लास में हैं जिसका मीन वेट कितना है, मीन वेट कितना है, वो 60 kg है। तो अब अगर मैं टोटल वेटेड एवरेज बोलता हूँ तो आपसे कितना दिया गया है, इसको आप समझ लीजिएगा कि मीन ऑफ बॉयज़ इंटू नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस मीन ऑफ गर्ल्स इंटू नंबर ऑफ गर्ल्स डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ऐसा ही कुछ हम लोग बोलने वाले हैं। तो हम यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने से बेटर हम लोग ये कहेंगे कि सर मान लेते हैं यहाँ पर बॉयज़ हैं, यहाँ पर गर्ल्स हैं, हम लोग एलिगेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। कौन से मेथड का यूज़ कर रहे हैं, एलिगेशन मेथड का यूज़ कर रहे हैं। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट मेथड हैज़ बीन डिराइव्ड, जिसके अंदर आपसे बुलाया जाता है बॉयज़ का एवरेज कितना है सर, 70 kg है, गर्ल्स का एवरेज कितना है सर, 55 kg है। तो इनके बीच में टोटल क्लास का एवरेज जो है वो आपको 60 यहाँ पर लिख देना है। तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, आपको इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है, आपको इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिख देना है। तो बॉयज़ और गर्ल्स का जो रेशियो रहेगा वो हमारा रेशियो कितना रहेगा, 5:10 का रहेगा। अगर टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास 150 हैं, अगर टोटल स्टूडेंट्स 150 हैं तो 50 और 100 का यहाँ पर काउंटिंग रहेगा, यानी बॉयज़ 50 के रहेंगे तो गर्ल्स हमारे पास 100 के रहेंगे। क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछा जाता है कितने बॉयज़ हैं, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप इसे किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके को सबसे बेस्ट माना, बेस्ट पाया आप लोगों के सोल्यूशन के लिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कौन सा बनता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है कि अगर दो रिग्रेशन लाइन आप लोगों को दिए गए हैं तो कॉफिशिएंट को रिलेशन कॉफिशिएंट बताना है। भाई देखो, आपको पहली रिग्रेशन लाइन 4y बराबर 15x माइनस 410 दिया है, तो y बराबर कितना हो जाता है, 15 अपॉन में 4x माइनस 410 अपॉन में 4 हो जाता है। तो मेरा बी वाई ऑन एक्स कितना मिल जाता है, 15 अपॉन में 4। बेटा स्लोप होता है ये, ठीक है, याद रखेंगे रिग्रेशन लाइन की स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरी रिग्रेशन लाइन जो है वो 30x बराबर हमें दिया गया है 2y प्लस 825 दिया गया है, तो x की वैल्यू 2 अपॉन में 30y हो जाएगा और प्लस 825 अपॉन में 30 हो जाएगा। तो बी एक्स वाई की वैल्यू अगर मैं आपसे कहूँ तो दैट इज़ 1 अपॉन में 15 हो जाएगा। ये भी स्लोप होता है दूसरी रिग्रेशन लाइन का। तो आपको को रिलेशन कॉफिशिएंट बताना है, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी वाई एक्स मल्टीप्लाई बी एक्स वाई को आपको लिख देना है। तो यहाँ पर बी वाई एक्स आपको दिया गया है 15 अपॉन में 4, इसकी वैल्यू दी गई है 1 अपॉन में 15, सो कैंसल आउट कर देंगे तो आर स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 अपॉन में 4, यानी आर की वैल्यू आपको मिल जाती है 1 अपॉन में 2, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कुछ बहुत ही लंबा लेंदी क्वेश्चन मुझे यहाँ पर दिखा, थोड़ा सा इसमें समय लग सकता है आप लोगों को सॉल्व करने में। तो आपको ये कह रहा है कि x और y जो है वो अनकोरिलेटेड हैं। x और y अगर अनकोरिलेटेड हैं तो उनका कोवेरिएंस जो होगा वो 0 पाया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये बोल रहा है कि सपोज कीजिए हम लोग यहाँ पे न्यू वेरिएबल्स डिफाइन कर लेते हैं। हम लोग मान लेते हैं कि p जो है वो x प्लस वाई को रिप्रेजेंट करता है और q जो है वो x माइनस वाई को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं आपसे वेरिएंस मांगता हूँ p का, वेरिएंस अगर p का मांगता हूँ तो आप लोग क्या कहेंगे कि सर सिग्मा 1/n टाइम्स ऑफ, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को, जरा ध्यान से देखेंगे। 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा आप लोग क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स बार माइनस वाई बार का होल स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखेंगे। लेकिन जब आप इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो आपके पास 1/n टाइम्स ऑफ क्या बनकर आएगा, ज़रा इस बात को देखिएगा। आपको मिलेगा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर मिलेगा, प्लस आपको y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर मिलेगा। लेकिन जो टर्म आपकी इन दोनों की प्रोडक्ट की रहेगी वो आपका कोवेरियंस बनकर आ रहा होगा, तो वो 0 बन जाएगा, ठीक है। सो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, सर दिस इज नथिंग बट सिग्मा x का होल स्क्वायर, दिस इज नथिंग बट सिग्मा y का होल स्क्वायर बन जाता है। कौन, सिग्मा p का होल स्क्वायर जो है ये, यानी कि जो वेरिएंस ऑफ p है वो हमारे पास वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y के होल स्क्वायर का एडिशन बन जाता है। वहीं पर अगर मैं आप लोगों से ये कहूँ कि सर सिग्मा q का अगर आप लोग निकालते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कोवेरिएंस ऑफ x और y जो है वो 0 दिया हुआ है, इसी वजह से यहाँ पर जो टर्म बन रही है वो 0 बन रही है। तो सिमिलरली इसकी वैल्यू भी सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर ही बन जाता है ना, इतना हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट, अगर हम लोग ये कहें कि हमें कोवेरिएंस ऑफ PQ चाहिए, हमें क्या चाहिए, अब हमें चाहिए कोवेरिएंस ऑफ PQ, हमें कोवेरिएंस ऑफ PQ चाहिए। तो कोवेरिएंस ऑफ PQ के लिए आप लोग 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा क्या करेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स बार माइनस वाई बार करेंगे, और यहाँ पर x माइनस वाई माइनस एक्स बार प्लस वाई बार करेंगे। तो जब आप इसमें थोड़ी सी भी अलजेब्रा लगाएंगे ना, बेसिक वाली अलजेब्रा, तो आपको पता चलेगा कि ये 1/n टाइम्स ऑफ सिग्मा किसके बराबर आ जाता है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर माइनस वाई बार का होल स्क्वायर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कोवेरिएंस ऑफ x y जो रहेगा वो 0 रहेगा। इसको आपको यूज़ करते हुए चलना है, जहाँ पर भी x और y का आपस में रिलेशन मिल रहा होगा वहाँ पर आप लोग उसे 0 रख देंगे, ठीक है। सो यहाँ से आप लोगों को सोल्यूशन क्या मिल जाता है, आप लोगों को ये समझ में आ जाता है कि दिस इज नथिंग बट सिग्मा x का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा y का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्चुअली अगर आपको को रिलेशन कॉफिशिएंट चाहिए तो को रिलेशन कॉफिशिएंट हम लोग कैसे ढूंढते हैं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस बनाकर इसको सॉल्व कर देता हूँ। कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज कोवेरिएंस ऑफ PQ डिवाइडेड बाय अंडर द रूट वेरिएंस ऑफ P मल्टीप्लाई वेरिएंस ऑफ Q का अंडर रूट आप लोगों को रखना है। तो आपका ऊपर वैल्यू आ जाता है सिग्मा x का स्क्वायर माइनस सिग्मा y का स्क्वायर, और नीचे वैल्यू आ जाता है सिग्मा x का स्क्वायर प्लस सिग्मा y का स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो अंडर रूट अपने आप हट जाएगा। तो हमारा सही आंसर कितना हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाता है। तो आई होप ये सभी फॉर्मूले आप लोगों को पहले से पता हैं, इस बेसिस पे आप लोग ये क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन सेट हैं, मैंने शायद से 10 से 12 सवाल आप लोगों को करवाए हैं, एंड आई होप आप लोगों को क्लास अच्छे से समझ में आई है, इंटरेस्टिंग लगी है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, आज की क्लास फिर यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं फिर दोबारा दूसरे किसी क्लास में जिसमें हम लोग और क्वेश्चंस लेकर आएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद।